Hello students and welcome to this class. लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 8A करने के लिए दी थी एंड आई होप कि आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस उसमें से कर लिए होंगे। मैं अभी आपके साथ पूरी एक्सरसाइज जो है वो डिस्कस करने वाला हूं जैसे मैंने आपको बताया हुआ था, और ये क्लास कल आपको दिखेगी, कल अपलोड हो जाएगी क्लास। मैं आपके साथ ये पूरा एक्सरसाइज 8A क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें जो क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा, मैक्सिमम क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा और कुछ मैं प्रिज्यूम करूंगा कि आप कर लोगे बेस्ड अपॉन जो सेम टाइप के क्वेश्चन है, जो जैसे पार्ट 1 2 3 सेम टाइप का, तो उनसे एक आधा टाइप करके हम आगे चलेंगे। बट ये पूरी एक्सरसाइज में आपके साथ डिस्कस करके चलूंगा और आज हमारा डिफरेंशिएशन वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले कि मैं डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस 8 एक्सरसाइज 8A करूं, मुझे जस्ट कुछ एक दो पार्ट्स रह गए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स रह गया है और एक आधा एग्जांपल रह गया है बुक में। एक स्लोप पे एक एग्जांपल है और एक एग्जांपल हमारी है जो हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन है। तो वो फटाफट से निपटा के हम आज मेन एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। तो आइए आज इसको कंक्लूड करते हैं, आइए मेरे साथ। चलिए ये हमारा लास्ट लेक्चर रहने वाला है डिफरेंशियल कैलकुलस का। तो आज हम पढ़ेंगे एक तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और एक्सरसाइज 8A, बस ये हमारा एजेंडा रहेगा। ठीक है, तो शुरू करने से पहले हमने लास्ट जो जहां पे छोड़ा था उन्होंने छोड़ा था हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशंस पे, हमने छोड़ा था हायर ऑर्डर पे। तो हमने कहा था कि हम एक फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो हमने देखा था कि ऐसे लिखेंगे हम f डैश डैश x या d स्क्वायर y डिवाइड बाय dx स्क्वायर, ऐसे हम उसको लिखेंगे। उसको अपने पास बोलते हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशियल। जब हम एक फंक्शन को दो बार या तीन बार डिफरेंशिएट करेंगे, उसमें हमने एक एग्जाम्पल है बुक में, वो डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू a e mx प्लस b e माइनस mx, और हमें बोला गया है कि आप इसका निकालो d स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी दो बार आप इसका डिफरेंशियल निकालो और आप ये प्रूव करो दैट इज इक्वल टू m स्क्वायर वाई। आप इसको ऐसे प्रूव करना है, ठीक है। जब इस पार्ट को रहने दीजिए, आप पहले इस पे फोकस कीजिए। बेसिकली हमें करना क्या है, दो बार इसका डिफरेंशिएशन दो बार करनी है इसकी। ठीक है, पहले एक बार करके देखते हैं, पहले एक बार करके देखते हैं। बाय यूजिंग हमने रूल्स पढ़े। एक कांस्टेंट है e रेज पावर x का डिफरेंशियल e रेज पावर x, और इसका फर्दर अगर करना चाहे तो वो हमारे पास आएगा m, ठीक है, प्लस b e माइनस एम एक्स का e माइनस एम एक्स, और इसका फर्दर करना चाहे तो आएगा माइनस m, ठीक है, चेन रूल के हिसाब से। इसको थोड़ा सा अगर राइट करें थोड़ा सा कायदे से, तो ये होगा a m e m x माइनस b m e माइनस एम एक्स, ठीक है, ये मेरे पास फंक्शन हो गई। अब इसको फर्दर डिफरेंशिएट करिए दूसरी बार, बिकॉज आपसे क्या मांगा जा रहा है, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, दो बार डिफरेंशिएट करना है। इसको फर्दर डिफरेंशिएट कीजिए, क्या आएगा, ए एम कॉन्स्टेंट है एज इट इज रहेगा, ई एम एक्स ही रहेगा, ई एक्स का डिफरेंशियल ई एक्स ही होता है, और इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल के हिसाब से तो एम आएगा, माइनस बी एम कॉन्स्टेंट है, ई एक्स का डिफरेंशियल ई एक्स ही आएगा, इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस एम आएगा, ठीक है। तो सही राइट करते हैं इसको, ए एम स्क्वायर ई एम एक्स माइनस ये मेरे पास आएगा बी एम स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस कर देंगे, बी एम स्क्वायर ई माइनस एम एक्स, ठीक है। और इसमें एम स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो आ जाएगा ए ई एम एक्स प्लस बी ई माइनस एम एक्स, और ये इज इक्वल टू एम स्क्वायर, और ये अगर देखें तो मेरे पास वापस एज इट इज अपनी ओरिजिनल फंक्शन ही है, ठीक है। तो मैं इसके बदले y सिंपली पुट कर सकता हूं, ठीक है। तो हेंस दिस थिंग इज प्रूव्ड, ठीक है। एक एग्जांपल थी हमारी हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन पे, इस पे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो आप उसको अकॉर्डिंगली अपने पास करेंगे, हमने आपसे डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। एक और छोटा सा पार्ट है स्लोप वाला, हमने किया हुआ है। क्वेश्चन है एग्जांपल बुक में, ग्रेडियंट का मतलब स्लोप होता है, ऑलरेडी बताया हुआ है पहले लेक्चर में आपको,
ऑफ दिस ग्राफ, एक ग्राफ है हमारे पास y इज इक्वल 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। आपको बोला गया है कि 1.12 पे इसका स्लोप निकालिए। तो स्लोप के लिए सबसे पहले हम डिफरेंशियल लेंगे, ये हो गया 6x माइनस 5। तो अब इस स्लोप हमें निकालना है 8.1 एंड 2। y तो है नहीं इसमें, इसके डिफरेंशियल में तो y है ही नहीं, बिकॉज फंक्शन हमारे पास कौन सी थी, एक्सप्लिसिट, तो y तो कहीं आया ही नहीं। तो सिंपली x की वैल्यू पुट कर लीजिए, 6 1 माइनस 5, ये हो गया 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारे पास दो छोटे छोटे पार्ट हमने ये कवर कर लिए। अब चलते हैं बुक में, आपके पास जो है वो है अभी जो फर्दर आपको कर रहा है बिफोर एक्सरसाइज, वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है, इनको समझेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। ऑल्दो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन, लेकिन हमारे लिए कौन सी एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस इन कॉस्टिंग। जो हमारे लिए पढ़नी है वो एप्लीकेशंस इन कॉस्टिंग। वो कैसे कि हमारे पास टोटल कॉस्ट फंक्शन, यानी जब हम कॉस्ट एनालिसिस करते हैं, टोटल कॉस्ट फंक्शन हमारा इक्विवेलेंट होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ये चीज आपको आगे जाके बहुत डिटेल में पढ़नी है, आगे जाके बहुत डिटेल आपको कॉस्टिंग पढ़नी है। अभी के लिए आप मोटा मोटा इसको याद रखेंगे, जो अभी के लिए रेलेवेंट है वो ये है कि हमारे पास जब कॉस्ट होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं बेसिकली वो कॉस्ट हमारे जो लिंक्ड या प्रपोर्शनेट नहीं है, लिंक्ड या प्रपोर्शनेट नहीं है विद प्रोडक्शन या आउटपुट। ठीक है, इसका मतलब ये कांस्टेंट रहेंगे हमारे पास, ठीक है। और ये इनकर होने ही होने हैं, इनकर्ड वेदर प्रोडक्शन डन और नॉट। ठीक है, अब समझिए कैसे। जस्ट एक मुझे आइडिया देना है आपको, इसमें डिटेल हमें नहीं पढ़ना। कि सपोज एक फैक्ट्री है, मैंने एक फैक्ट्री और फैक्ट्री में जो मशीनरी है, फैक्ट्री प्लस मशीनरी है, ये रेंट पे ली, ठीक है। और इसका मंथली रेंट मेरा जाता है 1 लाख रुपए, ठीक है। अब ये 1 लाख रुपए मुझे इनकर करना ही करना है, चाहे मेरी प्रोडक्शन 100 यूनिट हो या 1000 यूनिट हो या 5000 यूनिट हो। मेरी प्रोडक्शन कितनी भी हो, मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स कितने भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, बट मुझे ये 1 लाख रुपए पर मंथ इनकर करना ही करना है। ये 1 लाख रुपए मेरा खर्चा मंथली होना ही होना है। तो ऐसे खर्चे को हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। और जितनी मेरी प्रोडक्शन बढ़ेगी, जितनी प्रोडक्शन बढ़ेगी उतने मेरे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम होंगे। प्रोडक्शन अप होगी, एएफसी डाउन होंगे। इट इज क्वाइट लॉजिकल कि अगर मैंने 1 लाख रुपया मैंने पूरा खर्च किया हुआ है एज फिक्स्ड कॉस्ट, मैंने खर्च किया हुआ है, और अब मैं आपको बोल रहा हूं कि मैंने पहले 100 यूनिट बनाए, तो आप इस लाख को डिवाइड करोगे 100 से पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए। और अगर मैं 1000 यूनिट बनाऊंगा तो इसी लाख को डिवाइड करोगे 1000 से। तो ऑब्वियसली जितना मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा, मेरा पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीज होगा। ठीक है, पॉइंट टेकन। अच्छा, अब दूसरा कौन, वेरिएबल कॉस्ट। ये बेसिकली वो कॉस्ट है जिसका डायरेक्टली लिंक है मेरा प्रोडक्शन के साथ। सपोज लेबर, सपोज पावर, सपोज फ्यूल, ये सब चीजें ऐसी है, या मटेरियल, कि अगर मैं प्रोडक्शन करूंगा तभी मटेरियल खर्च होगा, अगर मैं प्रोडक्शन करूंगा तभी लेबर मुझे बुलानी है, अगर मैं प्रोडक्शन करूंगा तभी मुझे फ्यूल यूज करना है मशीनरी में, अगर नहीं करूंगा तो मेरा ये खर्चा नहीं होगा। तो ये खर्चा मेरा सीधा सीधा लिंक्ड है टू प्रोडक्शन, तो इसको हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। इट वेरीज विद प्रोडक्शन। ठीक है, पॉइंट अंडरस्टूड। तो ये मेरी आ गई टोटल कॉस्ट फंक्शन। ओके, ये मेरी आ गई टोटल कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, अब तो अब आपको समझ आ गया कि आप एवरेज कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं। एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है, इट्स कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है कॉस्टिंग में, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग नेक्स्ट यूनिट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है
कि जो कॉस्टिंग में डिसीजन मेकिंग होती है वो मोस्टली होती है मार्जिनल कॉस्ट की बेसिस पे। यानी अगर मैंने अभी तक सपोज 6000 यूनिट्स बनाए हुए हैं सपोज, और उसकी कॉस्ट मेरे पास है x, अब मुझे एक और यूनिट बनाना है 6000 फर्स्ट यूनिट, ठीक है, 6000 एक वाई यूनिट। और अब मैं क्या बोलूंगा कि मुझे कितना कॉस्ट लगेगा, 6000 फर्स्ट यूनिट पे मेरा कॉस्ट कितना है, वो होगा कि मेरे पास 6000 यूनिट की 6000 एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ 6001 यूनिट माइनस कॉस्ट ऑफ 6000 यूनिट, तो वो मेरे पास माना जाएगा मार्जिनल कॉस्ट। सो मार्जिनल कॉस्ट इज सिंपली कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग नेक्स्ट यूनिट, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसे इसको याद रखेंगे, कॉस्ट प्रोड्यूसिंग नेक्स्ट यूनिट। अब डिफरेंशिएशन के केस में, डिफरेंशिएशन के केस में मार्जिनल कॉस्ट किसको कहते हैं? अब आप अपनी पहले डेफिनेशन को याद कीजिए, डिफरेंशिएशन क्या था, चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट, स्मॉल चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन इनपुट। कॉन्सेप्ट हमारा क्या था कि जब हम इनपुट में थोड़ी सी चेंज करेंगे तो आउटपुट में चेंज होगी नहीं होगी। तो अब अगर हम देखें उस डेफिनेशन के हिसाब से तो मार्जिनल कॉस्ट तो यही हो गया, इट इज डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं किसकी, ऑफ टोटल कॉस्ट फंक्शन, अगर मैं टोटल कॉस्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन लेता हूं, टोटल कॉस्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन लेता हूं, तो वो मेरे पास मार्जिनल कॉस्ट माना जाएगा इस हिसाब से। बिकॉज डिफरेंशिएशन क्या होती है, कितना चेंज होगा आउटपुट अगर मैं इनपुट चेंज करूंगा। मार्जिनल कॉस्ट भी क्या होता है कि अगर मैं नेक्स्ट यूनिट बनाऊंगा तो मेरा कितना कॉस्ट पड़ेगा, तो दोनों हिसाब से वो सेम ही है। तो इस हिसाब से अगर टोटल कॉस्ट फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो मार्जिनल कॉस्ट निकल जाएगा। अगर टोटल कॉस्ट फंक्शन को हम डिवाइड बाय करेंगे आउटपुट से तो हमारा एवरेज कॉस्ट निकल जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक चीज है, कॉमन सेंस की चीज है, आपको ये चीज ग्रेस्प हो जानी चाहिए, काफी कॉमन सेंस की चीज है। अब मेरा एक और पॉइंट है इसमें, ठीक है, हाउ टू फाइंड मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। अब आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उस हिसाब से पूछा जाएगा कि आपको कॉस्ट फंक्शन दिया होगा या मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन दिया होगा या एवरेज कॉस्ट फंक्शन दिया होगा, और आपको बोला जाएगा कि आप एक ऐसी लेवल ढूंढो जहां पे ये कॉस्ट या तो मिनिमम हो या मैक्सिमम हो। वैसे कॉस्ट के लिए मिनिमम ही बोला जाएगा और रेवेन्यू के लिए तो मैक्सिमाइजेशन बोला जाएगा, ठीक है। तो आप वो कैसे ढूंढेंगे, ठीक है, यहां पे मैं आपको थोड़ा सा अटेंशन चाहूंगा कि कैसे हम निकालते हैं। अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन है, सपोज मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन ले लीजिए 2 मिनट के लिए, इसका ग्राफ सपोज ये है, ठीक है, मेरा मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रहा है, ये मेरा मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन का ग्राफ है सपोज, ठीक है। तो अब मुझे बोला जाए कि आप इसमें मैक्सिमम या मिनिमम ढूंढो, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज ढूंढो। तो आप मेरे साथ याद करेंगे हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा था किसी भी फंक्शन का जो डिफरेंशियल होता है वो होता है चेंज, वो होता है चेंज इन वैल्यू ऑफ फंक्शन जस्ट चेंज इन आउटपुट। सो अगर मैं यहाँ पे आउटपुट यहाँ डिनोट करता हूं और यहाँ मैं डिनोट करता हूं कॉस्ट, तो मेरी मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन हो गई। अब इस फंक्शन में मैं क्या करूंगा, मैं निकालूंगा इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, यानी मैं मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डेरिवेटिव निकालूंगा। उससे मुझे क्या आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। और मैं कहां पे इनको बोलूंगा स्टॉप करने के लिए, मैं वहां पे बोलूंगा स्टॉप करने के लिए, मैं वहां पे बोलूंगा कि मेरा मार्जिनल कॉस्ट होगा मिनिमम जहां पे रेट ऑफ चेंज इज इक्वल टू 0। बिकॉज अगर मेरा रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव हो रहा है तो इसका मतलब हर नेक्स्ट यूनिट पे मुझे कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। अगर मेरा चेंज किसी पॉइंट पे 0 है, दैट मींस देयर इज नो एडिशनल कॉस्ट फॉर नेक्स्ट यूनिट, ठीक है। तो इस केस में मैं बोलूंगा कि मेरा मिनिमम कॉस्ट फंक्शन आ गया। मैक्सिमम के केस में भी ऐसा ही है, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल 0, डेरिवेटिव ऑफ रेवेन्यू फंक्शन इज इक्वल 0 मैक्सिमाइज करना हो तो, ठीक है। इस तरीके से हम मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन फंक्शंस निकाल सकते हैं। इस पे एग्जांपल्स करते हैं और इसको वाइंड अप करते हैं, क्योंकि छोटा सा पार्ट है, इस पे एक आधा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछ सकता है, तो ध्यान से देखेंगे, ऐसे इग्नोर नहीं करना है इसको, बट
इतना सिग्निफिकेंट पार्ट नहीं है, एक आधा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, और इजी पार्ट भी आप ये समझ जाएंगे। मैं आपको इस पे क्वेश्चंस करवाता हूँ जो बुक में है। एग्जाम्पल 1 बुक में है, लेकिन एग्जाम्पल 1 में जो दिक्कत जो है, एग्जाम्पल 1 में मिस टाइप है, तो वो एग्जाम्पल आप छोड़ देंगे। एग्जाम्पल 1 जो है, एग्जाम्पल इसी इसी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पे जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, उसमें थोड़ा सा मिस टाइप है, तो उसको इग्नोर करेंगे। उसमें क्वेश्चन पूरी तरह से नहीं दिया गया है, मिस टाइप है। शायद आज 1-2 महीने में इंस्टीट्यूट कॉलेजेंडम दे दे, बट अभी के लिए वो कॉलेजेंडम भी नहीं आया है कोई, तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि उस एग्जाम्पल को आप अभी इग्नोर करेंगे फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ, बिकॉज इसमें क्वेश्चन पूरा नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब जो क्वेश्चन है उसको देख लीजिए, और एग्जाम्पल 2 बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ कंपनी इज गिवन बाय, हमारे पास कॉस्ट फंक्शन दिया गया है, ये मेरे पास कॉस्ट फंक्शन है 100x माइनस 8x स्क्वायर प्लस x क्यूब अपॉन 3, ये मेरे पास एक कॉस्ट फंक्शन है। इसमें फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट सब जुड़ा हुआ है। अंडरस्टूड? मेरे पास अगर किसी मुझे कॉस्ट निकालनी है तो मैं कैसे करूंगा, x की जगह आउटपुट डालूंगा कि 100 यूनिट, 50 यूनिट, 30 यूनिट, तो उससे मुझे कॉस्ट निकल आएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन है फाइंड द लेवल ऑफ आउटपुट एट विच मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम, एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट, फिर चाहिए एवरेज कॉस्ट, फिर हम देखेंगे मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन वाला प्रोसेस। ठीक है, पहले आप इसी क्वेश्चन में मुझे बताइए व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट। व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? क्या कहा था हमने, मार्जिनल कॉस्ट होता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ कॉस्ट फंक्शन, चेंज इन कॉस्ट इज इक्वल मार्जिनल कॉस्ट। तो इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालिए, दैट मींस 100 माइनस 16x। ठीक है, 100 माइनस 16x प्लस x स्क्वायर, वो कैसे, 3x स्क्वायर अपॉन 3, और ये मेरे पास आ गया इसका, मेरे पास आ गया इसका मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन। हो गया पहला पार्ट। अब आप निकालिए एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे, जो टोटल कॉस्ट है उसको आउटपुट से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो मेरे पास क्या है एवरेज कॉस्ट, 100 माइनस 8x प्लस x स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, मेरे पास आ गया मार्जिनल कॉस्ट, मेरे पास आ गया एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो पहला स्टेप हमने क्रॉस कर लिया। बट क्वेश्चन हमसे क्या चाहता है, क्वेश्चन हमें मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए नहीं बोला है। क्वेश्चन कह रहा है कि आप निकालो मार्जिनल कॉस्ट कहां मिनिमम होगा और एवरेज कॉस्ट कहां मिनिमम होगा। ठीक है, यही बोला है। चलिए, मैंने आपको क्या कहा कि मिनिमम मैक्सिमाइज करने के लिए हमें ये देखना है कि उस फंक्शन का चेंज कहां पे जीरो है, इस फंक्शन का चेंज कहां पे जीरो, इस फंक्शन का चेंज कहां पे जीरो है। तो पहले इस फंक्शन की आप चेंज निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ m ऑफ x। तो चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मार्जिनल कॉस्ट क्या है, ऐसे समझिए, टोटल कॉस्ट की रेट ऑफ चेंज होती है मार्जिनल कॉस्ट। अब हमें मार्जिनल कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, तो हमें ये देखना है कि मार्जिनल कॉस्ट कहां पे जीरो है, मार्जिनल कॉस्ट कहां पे जीरो है मेरे पास। इसका रेट ऑफ चेंज क्या है मेरे पास, ये आ गया 2x, इसका तो जीरो हो गया डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, इसका 2x हो गया, इसका हो गया माइनस 16। ठीक है ठीक है, 2x माइनस 16, और अगर मैं इस 2x माइनस 16 में, इसमें क्या है, ये मेरा इसमें है रेट ऑफ चेंज ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, और जहां पे मेरा रेट ऑफ चेंज जीरो होगा वहीं पे मेरा मिनिमम कॉस्ट होगा। दैट मींस 2x इज इक्वल 16 एंड x इज इक्वल 8। ठीक है, तो ये 8 जो है मेरे पास, ये ऐसा आउटपुट है जहां पे मेरा मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम होगा। एवरेज कॉस्ट में करके देखते हैं, इसका रेट ऑफ चेंज देख लेते हैं। 100 का 0 आएगा, माइनस 8x का माइनस 8 ही आएगा, और ये मेरे पास आएगा 2x अपॉन 3। अब इसको 0 के बराबर कर लेंगे इसके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को, तो 2x इज इक्वल टू 8 इंटू 3, x इज इक्वल 12। ठीक है, तो मेरे पास 8 और 12 इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए 8 और 12, इसके बाद आप 12 पुट कर सकते हैं फंक्शन में, आप एवरेज कॉस्ट निकाल भी सकते हैं। अगर आपको एवरेज कॉस्ट निकालना है तो जो हमने एवरेज कॉस्ट फंक्शन बनाई थी वहां पे 12 पुट कर लीजिए। ठीक है, 12 पुट कर लीजिए, तो आप यहाँ पे अपना एवरेज कॉस्ट निकाल भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अच्छे क्वेश्चन है। A computer software company
विश टू स्टार्ट प्रोडक्शन ऑफ फ्लॉपी डिस्क। एक नई कंपनी है, उसको फ्लॉपी डिस्क बनाने हैं। तो इसने ये ऑब्जर्व किया कि 2 लाख रुपए उसे अपफ्रंट स्पेंड करने पड़ेंगे फॉर टेक्निकल इंफॉर्मेशन। क्या मतलब हो गया इसका कि 2 लाख इसे खर्च करना ही करना है, इरेस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन करे या नहीं करे। अब ऐसा मान लीजिए 2 लाख कोई सॉफ्टवेयर है, तो उसे अपने अपफ्रंट परचेज कर लिया, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप मशीन इज 88,000 और मशीन का खर्चा है 88,000, ठीक है। तो मेरा कॉस्ट क्या हो गया, फिक्स्ड कॉस्ट, मैंने समझाया 2,88,000। ये ऐसा कॉस्ट मुझे इनकर करना ही करना है, चाहे मैं काम करूं या नहीं करूं। तो यहां पे देखिए, द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच यूनिट इज 30। इसके बाद जितने मैं यूनिट्स बनाऊंगा, इस खर्चे के बाद जितने मैं यूनिट्स बनाऊंगा उस पे मुझे पर यूनिट 30 रुपए का खर्चा करना है। तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गया, 30 इंटू एक्स, 30 इंटू एक्स, जितने मैं यूनिट्स बनाऊंगा। तो मेरा टोटल कॉस्ट क्या हो गया, टोटल कॉस्ट 2,88,000 प्लस 30x, ठीक बोल रहा हूँ, ये मेरा कॉस्ट हो गया। While floppy could be sold for 45, मैं हर फ्लॉपी को 45 रुपए से बेच सकता हूँ। तो मेरा रेवेन्यू क्या हो गया, रेवेन्यू फंक्शन 45 इंटू एक्स, यानी 45 रुपीज में मैं हर फ्लॉपी बेच सकता हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, while find the total cost function of producing x floppies। कॉस्ट फंक्शन निकालनी, हमने निकाल दिया ऑलरेडी, ये कॉस्ट फंक्शन है, दिस इज माय कॉस्ट फंक्शन। 2,88,000 अपफ्रंट खर्चा है प्लस 30 इंटू एक्स, एक्स बीइंग नंबर ऑफ फ्लॉपीज। सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। आपको मैं ये बता दूं, यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट इज बेसिकली इज पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। तो ये ऐसा पॉइंट है जहां पे आपके रेवेन्यू इक्विवेलेंट हो जाएंगे कॉस्ट के। यहां तक या इस पॉइंट पे आपका कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई भी लॉस नहीं है। इसके बियॉन्ड जब आप जाएंगे, जब आप इसके बियॉन्ड सेल करेंगे तो आपको प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो अभी हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालते, कैसे निकालेंगे, हमारा रेवेन्यू हमारे कॉस्ट के बराबर करके, ठीक है। तो एक बार इसको सॉल्व कर लेंगे, तो मेरा आंसर आ गया 19,200 यूनिट्स, 19,200 यूनिट्स, ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। इसको थोड़ा सा और अगर समझना है, थोड़ा सा टाइम नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा और अगर इसको समझना तो ऐसे समझेंगे कि अगर सपोज ये मैं लूंगा सेल, ये मैं लूंगा अपने पास फिक्स्ड कॉस्ट, ये मैं लूंगा अपने पास वेरिएबल कॉस्ट, ये मैं अपने पास लूंगा प्रॉफिट, ठीक है। और पहला जो मैं डालूंगा इसमें यूनिट्स, वो डालूंगा 10,000, फिर डालूंगा 19,200 और फिर डालूंगा से 25,000, ठीक है। अब देख लीजिए 10,000 यूनिट पे मेरा सेल कितनी होगी, 10,000 इंटू 45, 4.5 लाख, ठीक है, 4.5 लाख। 19,200 मेरी सेल कितनी होगी इंटू 45, 864,000। 25,000 रुपए सेल कितनी होगी, 25,000 इंटू 45, 11,25,000, ठीक है। अब फिक्स्ड कॉस्ट की बात आ गई, फिक्स्ड कॉस्ट आपको पता ही है, फिक्स्ड रहेंगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। 2,88,000, 2,88,000, 2,88,000 मैंने अपफ्रंट खर्च किया हुआ है, ठीक है। अब वेरिएबल कॉस्ट की बात आ गई, 10,000 रुपए मेरा खर्चा कितना होगा, 10,000 इंटू 30, दैट इज 3 लाख। 19,200 रुपए मेरा खर्चा कितना होगा, 19,230, दैट इज 576,000, 576,000। और 25,000 रुपए मेरा खर्चा कितना होगा, 25,000 इंटू 30, दैट इज 7.5 लाख। अब देखिए पहले केस में 10,000 यूनिट जो मैं सेल कर रहा हूँ, 10,000 यूनिट, तो मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, 4.5 लाख माइनस 2,88,000 माइनस 3 लाख, तो मेरे पास 1,38,000 रुपए का लॉस आ रहा है, 1,38,000 रुपए का लॉस आ रहा है। दूसरे केस में आप देखिए 864,000 माइनस 288,000 माइनस 576,000 विच इज 0, नो प्रॉफिट नो लॉस, इसको ब्रेक इवन कहते हैं, जो हमने ऑलरेडी अभी निकाला कि हमारे खर्चे और हमारा प्रॉफिट इक्विवेलेंट है, दिस इज कॉल्ड ब्रेक इवन। और लास्ट केस में आप देखेंगे 11,25,000 माइनस 2,88,000 माइनस 7.5 लाख, यहाँ पे मेरा प्रॉफिट आ गया 87,000 रुपीज का, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है
ये मेरे पास जो है, मैंने आपको ये समझाया कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, कि इस पॉइंट के ऊपर अगर प्रोडक्शन करेंगे तो हमारा प्रॉफिट होगा, अदरवाइज लॉस होगा। इस पॉइंट पे हम बराबर है, ना कोई प्रॉफिट है ना कोई लॉस है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे कंक्लूड हो गई। और एक लास्ट एग्जांपल है, इसको देखेंगे बुक में। A company decides to set up a small production plant for manufacturing electronic clock. एक नई कंपनी है, ये बोल रही है कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक्स बनाने हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक्स बनाने हैं। ठीक है, पॉइंट टेकन। टोटल कॉस्ट ऑफ सेटअप इज 9 lakhs। मेरा जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 9 लाख रुपए है। मेरा जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 9 लाख रुपए है। एडिशनल कॉस्ट पर क्लॉक इज 300। तो वेरिएबल कॉस्ट मेरा हो गया पर क्लॉक 300। ठीक है, और मेरा जो रेवेन्यू है वो होगा 750 इंटू एक्स। ठीक है, अभी बोल रहा है ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ 1500 क्लॉक्स प्रोड्यूस किए और सेल किए। पहले महीने में 1500 क्लॉक्स बने भी और बिके भी। व्हाट प्रॉफिट और लॉस कंपनी इनकर्स व्हेन ऑल 1500 आर सोल्ड। तो हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है जब हमने पूरे 1500 के 1500 बेच दिए। तो ये कोई डिफरेंशियल का क्वेश्चन है नहीं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये आप कर सकते हैं। कैसे? आप ऐसे देखेंगे कि मेरे पास रेवेन्यू कितना हो जाएगा, 750 इंटू 1500। 750 इंटू 1500, मेरे पास रेवेन्यू हो गया 11,25,000। ये मेरा रेवेन्यू हो गया। इसमें आप कॉस्ट लेस करेंगे, सबसे पहले फिक्स्ड कॉस्ट लेस करेंगे, 9 लाख तो मेरा खर्चा है ही है। आप वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे, 300 रुपए मुझे लगते हैं एक आइटम बनाने पे। सो 300 इंटू 1500 विच इज 4.5 लाख। अब आप देखिए प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। 11,25 मैंने कमाए हैं, इसमें से मेरा 9 लाख फिक्स्ड में चला गया, 4.5 लाख मेरा इसमें चला गया। तो 2,25,000 मेरा इसमें आएगा लॉस। तो पहले का आंसर है कि मेरे पास लॉस है, गेन नहीं है, लॉस है 2,25,000 का। तो एक चीज पता चल गई है हमें कि 1500 क्लॉक्स बेचने से हमें लॉस हो रहा है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, हम कहां पे प्रॉफिट एंड लॉस इक्वलाइज करेंगे, कहां पे हमारा कितने यूनिट मिनिमम हमारे ऐसे बनाने कि कोई लॉस ना हो, ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे लॉस ना हो। अभी हमने कैलकुलेट किया, कैसे करेंगे, जहां पे हमारे रेवेन्यूज और कॉस्ट इक्वल हो। ठीक है, तो मेरे पास रेवेन्यू कितना है 750 इंटू एक्स, और कॉस्ट कितने हैं 300 एक्स प्लस 9 लाख। इसको इक्वलाइज करना है, 9 लाख डिवाइडेड बाई 4.5, तो एक्स इज इक्वल 2000। इसका मतलब है 2000 यूनिट्स पे हमारा ना कोई प्रॉफिट है ना कोई लॉस है, तो 2000 हमारा इसमें ब्रेक इवन पॉइंट है। ठीक है, चलिए एक और पार्ट है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये हो गया 2,25,000 लॉस और ब्रेक इवन पॉइंट 2000 है। एक और पार्ट था इसमें, वो देख लेते हैं इसी क्वेश्चन में। The cost of producing 20 items is 205। अगर हम 20 आइटम्स किसी चीज की बना रहे हैं तो हमारा टोटल खर्चा आ रहा है 205 रुपए, और अगर हम 10 यूनिट बनाए तो हमारा खर्चा आ रहा है 135 रुपए। अब यहाँ पे देखिए, मैं कह रहा हूं कि अगर मैं कोई 20 आइटम बना रहा हूं तो मेरा खर्चा आ रहा है 205 रुपए, और अगर मैं 10 आइटम बना रहा हूं तो मेरा खर्चा आ रहा है 135 रुपए। ठीक है, अब यहां से मैं अगर एवरेज कॉस्ट निकालता हूं इक्वल आएगा नहीं, लॉजिकली दिख रहा है इक्वल नहीं आएगा। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि मेरे पास कोई एलिमेंट फिक्स्ड है और कोई एलिमेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है आगे, एज्यूमिंग दैट कॉस्ट फंक्शन लीनियर फंक्शन, हिंट भी दे दिया इसने। आपको कॉस्ट फंक्शन निकालना है और मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। ठीक है, डिफरेंशियल का क्वेश्चन है प्लस लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। लेट अस प्रिज्यूम फिक्स्ड कॉस्ट बी एफ एंड वेरिएबल कॉस्ट बी वी। ठीक है, ऐसे मानेंगे फिक्स्ड कॉस्ट मेरे एफ है और वेरिएबल कॉस्ट मेरे वी है। तो फिर मेरे पहले इक्वेशन में क्या आएगा, 20 आइटम्स मैंने बनाए हैं, 20 आइटम्स इंटू 20 आइटम्स का वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू 2,205 रुपए। दूसरे केस में 10 मैंने बनाए हैं, 10 का वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, तो फिक्स्ड ही है, वो मेरे पास 135 रुपए। ठीक है, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमने किया हुआ ये 10v इज इक्वल 205 में से 135 60 70 आ गया।
ठीक है, ये आ गया मेरे पास 70। ठीक है, तो मेरे पास v इज इक्वल 7। ठीक है, v मेरे पास 7 आ गया। अब v को पुट करके आप f निकाल सकते हैं। 65, f इज इक्वल 65। तो इसका मतलब मेरी जो कॉस्ट फंक्शन है, मेरी जो कॉस्ट फंक्शन बन गई वो ऐसे बन गई कि मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है 65। ठीक है, 65 प्लस मेरा वेरिएबल कॉस्ट है 7 प्लस 7 इंटू वेरिएबल कॉस्ट। ये मेरी बन गई कॉस्ट फंक्शन। इसका मतलब मेरा कॉस्ट फंक्शन 65 प्लस 7 v बन गई। इसका क्या मतलब है कि या इसको x भी लिख सकते हैं कि जितने मैं यूनिट्स बनाऊंगा, जितने यूनिट्स बनाऊंगा उसको इंटू 7 करना है, प्लस 65 मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है। अब आप यही एग्जांपल में देखिए, 7 इंटू 20 हो गए 140 और 65 205। सिमिलरली आप देख लीजिए 7 इंटू 10 हो गए 70 70 और 65 हो गए 135। तो ठीक है, मेरा दोनों कंडीशंस मीट हो गई। तो मेरा पहला पार्ट इसका में खत्म हो गया। दूसरा पार्ट क्या है, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट। हमें पता है मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलता है, कॉस्ट फंक्शन का चेंज मार्जिनल कॉस्ट। इसका तो डेरिवेटिव 0 आएगा, इसका डेरिवेटिव 7 आएगा। तो हमारे पास जो मार्जिनल कॉस्ट है इट इज 7। 7 इज आवर मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो इसके साथ हमारा ये माइंड अप हो गया सारा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 8A की तरफ। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम 8A देख लेते हैं। एक्सरसाइज 8A मैंने यहाँ पे मार्क करी हुई थी शायद। हाँ जी, ये आगे से 8A देख लेते हैं। हाँ, ये रहा पहला पेज। एक्सरसाइज 8A मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रखा हुआ है, तो इसके क्वेश्चंस फटाफट से देख लेते हैं। जितने भी हमने कॉन्सेप्ट्स इन दिनों पढ़े हैं उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन सारे हम अपने पास चेक करेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। द ग्रेडियंट ऑफ अ कर्व y इज इक्वल टू फलाना फलाना एट 0 इज। ठीक है, क्वेश्चन है आपने एक कर्व का स्लोप निकालना है। ठीक है, ग्रेडियंट का मतलब स्लोप, अपने एक कर्व का स्लोप निकालना है। ठीक है, स्लोप निकालना है। ठीक है, एट x इज इक्वल 0, यानी एक पर्टिकुलर वैल्यू 0 पे। क्योंकि हमने क्या कहा था, जब हम एक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो डेरिवेटिव जर्नल होता है। किसका डेरिवेटिव सपोज 2x आएगा, 2x स्क्वायर आएगा, ये आएगा। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है तो उस पर्टिकुलर जो डेरिवेटिव आया है उसमें वो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि x इज इक्वल टू 0 पे निकालना है। तो इसका बेसिकली क्या मतलब है, आपकी इस क्वेश्चन आपसे क्या चाहता है, क्वेश्चन आपसे चाहता है f-0 डेरिवेटिव निकालो और उसके बाद डेरिवेटिव में 0 की वैल्यू पुट करो। ये क्वेश्चन का एक्चुअल आपसे इंटेंशन है। ग्रेड का मतलब होता है स्लोप। तो कैसे करेंगे इसको, dy by dx और f डैश x भी लिख सकते हैं आप। किसके बराबर आएगा इस केस में, यह है 2 इंटू 3x। पहले फंक्शन लिख लेता हूं, 2x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 इज इक्वल 0। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12 इज इक्वल 0। ठीक है, इज इक्वल 0 है नहीं, कर्व इतनी ही आपके पास। तो इसका मतलब ये आपके पास हो गया f डैश x। अभी आपको f डैश x बोल रहा है कि आप वैल्यू निकालो एट x इज इक्वल 0। तो आप सिंपली यहाँ पे जितने भी x को 0 से रिप्लेस करो और आपका आंसर आएगा -12। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सेम पैटर्न पे है, तो ये आप खुद करेंगे, कुछ नहीं करना है इसमें। इसका डिफरेंशियल निकालिए, जो आएगा वहां पे x की वैल्यू 0 पुट कीजिए, तो आपका आंसर इसमें -3 या 3 करके कुछ आ रहा है, तो आप चेक कर लेना। इसका डिफरेंशियल निकालना है, डिफरेंशियल निकाल के जो भी आएगा उसमें x की वैल्यू जोड़े, दैट मींस f डैश 0। दिस सेम लाइक फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज, एक फंक्शन का डेरिवेटिव मांग रहा है। ठीक है, बताइए कैसे कर सकते हैं। फंक्शन है y इज इक्वल x प्लस 1 का रूट, मैं इसको 1/2 लिखूंगा। अब बताइए कैसे डेरिवेटिव आप निकाल सकते हैं। 1/2 कैसे निकालेंगे, dy बाई dx, ये आ गया xn वाली फॉर्मूला में, तो आ गया 1/2 x प्लस 1 का रूट।
ठीक है, बेसिकली कैसे होगा 1/2 1/2 -1 which means x + 1 -1/2 और 1 नीचे आएगा तो ये आएगा इसका रूट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए हुए हैं, लेकिन क्या मुझे इसको इंटरनली भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? आंसर इज यस, मुझे x + 1 को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, बट x + 1 का जो डिफरेंशियल है वो 1 ही आएगा, तो कोई जरूरत है नहीं, ये मेरा एज इट इज आंसर चल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है इफ f of x is equal to e raised power so and so फाइंड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव निकालना है, आपको पता है e raised power ये जो है x, इसका डेरिवेटिव e raised power x ही है, तो वापस यही लिखेंगे e raised power ax square plus bx plus c। बट क्या मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इंटरनली? आंसर इज यस, बाय वे ऑफ चेन रूल। तो डिफरेंशिएट कीजिए इसको, तो आएगा 2ax plus b। ठीक है, बाय वे ऑफ जो हमने xn वाली फॉर्मूला पढ़ी हुई है। ठीक है, तो ये इसका हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 सिंपली डेरिवेटिव निकालना है। आप इसमें कोएफिशिएंट रूल यूज करके डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, काफी आसान है। कोएफिशिएंट रूल यूज करके डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, आपको रूल याद होगा। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, f(x/gx) का अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? नीचे gx² आता था, फिर आता था gx इनटू डेरिवेटिव ऑफ f of x, वो आपने किया है तो वो रूल आप इस पे यूज करेंगे। अब इसमें रूल यूज करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, काफी इजी क्वेश्चन है, आप इसको अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है, ये आपको दिखा देता हूँ ये वाला क्वेश्चन, एक बार रूल भी रिकॉल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है मेरे पास, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालिए। तो कैसे पता है आपको? मेरे पास नीचे जो है वो स्क्वायर आएगा। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, पहले x² - 1 इनटू इसका डेरिवेटिव दैट इज 2x माइनस, ठीक है, उसके बाद x² + 1 और फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव इज आल्सो इक्वल टू 2x। ठीक है, अब इसको सिंपलीफाई करेंगे थोड़ा सा, ये मेरे पास आ गया, मेरे पास आ गया 2x³ - 2x, ये मेरे पास आ गया -2x³ अगेन 2x। ठीक है, नीचे मेरे पास x² - 1 और x² - 1 है। लाइक टर्म्स को कलेक्ट कीजिए, इनको कैंसिल कीजिए, तो मेरे पास आ गया -4x डिवाइडेड बाई x² - 1²। इससे फर्दर सिंपलीफाई नहीं होगा तो ये मेरे पास इसका आंसर माना जाएगा। ठीक है, सिंपली हमने कोएफिशिएंट रूल इसमें यूज किया। अब वो डी वाली चीज आप लिखना छोड़ दीजिए, अब आप इससे प्रोफिशिएंट हो गए तो आप इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना, तो ये मैं आपको नहीं दिखा रहा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, बेसिकली आप सिंपली इसको पहले मल्टीप्लाई कीजिए तो आपकी इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कीजिए तो आंसर आ जाएगा आपका। मैं बता देता हूँ क्या निकल रहा है, इसमें निकल रहा है x³ - 3x² + 2x। ये फंक्शन है, टोटल ये फंक्शन है। ये कैसे निकल रहा है, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करके, उसके बाद आप डेरिवेटिव वाला यूज कीजिए तो आप आंसर निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, तो ये मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। 7, 8 और 9 तीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस मैक्सिमम है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन भी अगर पढ़ लेते हैं। द ग्रेडियंट ऑफ अ कर्व, एक कर्व है मेरे पास, उसका ग्रेडियंट मतलब उसका स्लोप। ठीक है, ठीक है, एट पॉइंट 32 इज सो एंड सो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q। ठीक, एक मैं इस चीज को ऐसे दिखाऊंगा, क्या क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। ये मेरे पास एक कर्व हो गया, सपोज एग्जांपल के लिए मेरे पास एक कर्व हो गई, और इस कर्व, ये कर्व की इक्वेशन क्या है, इसकी फंक्शन क्या है, वो y माइनस xy प्लस 2px प्लस 3qy। ठीक है, ये देखिए y माइनस xy प्लस 2px प्लस 3qy, ये इस कर्व की बेसिकली, ये इस कर्व का जो फंक्शन है वो ये है। ठीक है, इसकी इक्वेशन ये बन रही है, इज इक्वल 0। अब कह रहा है 0.32 पे जब इसका हम ग्रेडियंट निकालते हैं,
तो एक पॉइंट इसने लिया है 0.3 और 2, इसने पॉइंट लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे x3 है, y2 है। जब यहाँ पे मैं इसका ग्रेडियंट निकालता हूँ तो स्लोप निकालता हूँ, यहाँ पे पता आपको कैसे निकाल, डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल के, तो वो मुझे आता है -2/3, ठीक है। इस पॉइंट पे जब मैं स्लोप निकालता हूँ -2/3 आता है। तो अब मुझे बताना है कि ये पॉइंट्स P एंड Q क्या होंगे, ठीक है। क्वेश्चन दिखने में डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट्स को पकड़ेंगे तो बहुत आसान है, ठीक है। जो मैंने बनाया है यही दोनों दोनों नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है, तीनों में सेम आपको इसके थ्रू ये सॉल्यूशन निकलेगा। बट आपको देखना पड़ेगा पहले हम कर क्या रहे। हमारे पास एक फंक्शन है, उस फंक्शन के किसी एक पॉइंट पे हमने ग्रेडियंट या स्लोप निकाला हुआ है और स्लोप हमें दिया हुआ है, ठीक है। और अब हमें कुछ वैल्यूज P एंड Q निकालने। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज कैसे करेंगे इसको, सबसे पहली चीज ये जो फंक्शन है, फंक्शन क्या है मेरे पास, या इक्वेशन क्या है मेरे पास, y माइनस एक्स वाई प्लस 2px, ठीक है, और प्लस 3qy इज इक्वल 0, ठीक है। सबसे पहली चीज कि ये जो 3 एंड 2 पॉइंट है ये इस लाइन पे लाई करता है, ठीक है। जैसे भी ये कर्व होगी, जो ये 3 और 2 पॉइंट है ये दिस लाइज ऑन दिस कर्व, 3 और 2 इस कर्व पे है। इसका मतलब जो ये 3 और 2 है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। सबसे पहले स्लोप रहने दीजिए, स्लोप बाद की बात है। एट फर्स्ट प्लेस अगर मैं x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 पुट करूं तो मेरी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक बार करके देख लेते हैं। अगर मैं y को 3 डाल रहा हूं, y को 2 डाल रहा हूं, सॉरी y को 2 डाल रहा हूं और x को 3 डाल रहा हूं, बिकॉज 3 और 2 कोऑर्डिनेट्स है। तो मेरे पास क्या रिड्यूस होके आ रहा है, 2 माइनस 6 प्लस दिस इज 6p एंड दिस इज 6q इज इक्वल 0। और मैं लिख सकता हूं इसमें 6p प्लस 6q माइनस 4 इज इक्वल 0, ये लिख सकता हूं। तो ये मेरी एक इक्वेशन इसमें बन गई, इसको आप एज इट इज छोड़ दीजिए, ये मेरी इसमें एक इक्वेशन बन गई। तो ये मैंने कहां से इक्वेशन डिराइव की, मैंने ये बोला कि जो 3 एंड 2 है ये इस कर्व पे लाई कर रहा होगा, बिकॉज इस पॉइंट पे ही हम स्लोप निकालते, उसका मतलब ये इस कर्व पे होगा। जब होगा तो हमने इसको पुट करके यहाँ पे P एंड Q में एक इक्वेशन बना दी। आपको पता है तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, तो ये एक इक्वेशन से सॉल्व होगी, मुझे एक और इक्वेशन चाहिए, वो मैं कहां से निकालूंगा, ग्रेडियंट वाले पार्ट से। अब दूसरे पार्ट में मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ग्रेडियंट निकालना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसका स्लोप निकालूंगा दूसरे पार्ट में। चलिए पहले स्लोप निकालते हैं। अब इक्वेशन आपको पता है कौन सी, इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो इक्वेशन वापस लिख लेता हूं मैं, 2px प्लस 3qy इज इक्वल 0। अब एक बार इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालते हैं, dy बाई dx निकालते हैं, ठीक है। पहले वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसका क्या आएगा डिफरेंशियल, dy बाई dx ओनली, ये पता है आपको। फिर है मेरे पास माइनस x और y, ठीक है। तो माइनस एज इट इज रहेगा, यहाँ पे चेन रूल यूज होगा, तो कैसे होगा, y dx dx by dx तो 1 ही होगा, प्लस x dy अपॉन dx, ठीक है। यहां तक ये हो गया। इसके बाद 2px, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2p, 3q वैसे इसका क्या आएगा 3q dy by dx, ठीक है, एज अंडरस्टूड, बिकॉज हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसलिए यहाँ पे y है तो उसका dy by dx एज इट इज आएगा। ऐसे मैंने आपको ये चीज बार बार समझाई हुई है कि जब x से डिफरेंशिएट करेंगे तो तब कुछ नहीं आएगा। 2px का मैंने 2p ही लिखा, पर 3qy का मैंने लिखा 3q dy by dx, ठीक है। अब ये मेरे पास आ गया, इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लेते हैं, माइनस y माइनस x dy by dx प्लस 2p प्लस 3q dy by dx इज इक्वल 0। अब यहां से कैसे करेंगे आगे इसको प्रोसीड। अब आपको ऑलरेडी जो है डेरिवेटिव वो दिया गया है, स्लोप dy by dx आपको ऑलरेडी दिया गया है -2/3, तो हम निकालते -2/3, तो आप सिंपली इसको पुट कर लीजिए, -2/3 माइनस y आपको ऑलरेडी दिया गया है
2, ठीक है, माइनस एक्स दिया गया है 3, ये भी दिया गया है, ठीक है, प्लस 2p कुछ नहीं कर सकते, प्लस 3q को कुछ नहीं कर सकते, 3q को कुछ नहीं कर सकते, dy बाई डी एक्स फिर से आपको दिया गया है -2/3 इज इक्वल 0, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने इसको पहले डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो स्लोप हमारे पास 2/3 है और किन वैल्यूज पे है वो भी दिया गया है, तो हमने वो वैल्यूज पुट कर लिया। अब इससे क्या होगा, हमारी इक्वल इक्वेशन बन जाएगी, इससे हमारी इक्वल इक्वेशन बन जाएगी। और इक्वेशन क्या बनेगी, जब उसको सिंपलीफाई करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे सिंपली, जैसे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएंगे, इसको जैसे आप नॉर्मल सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी 2p माइनस 2q, ठीक है, यहाँ पे भी 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 2p माइनस 2q, ठीक है, इज इक्वल 2/3, ठीक है। तो इसके बाद आपकी इक्वेशन एक ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, इन दोनों को आपको सॉल्व करना है एज लीनियर इक्वेशन। यहां से मैं आपके लिए ये छोड़ देता हूं क्वेश्चन, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, वहां से आप पी और क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने पहले ये यूज किया कि ये जो पॉइंट है इस फंक्शन पे होगा तो फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा, छोड़ दिया वो पार्ट। दूसरा हमने क्या देखा, स्लोप दिया हुआ है, डेरिवेटिव दिया हुआ है, हमने डेरिवेटिव वाला पार्ट यूज किया इसमें, ठीक है। अब इन दोनों को आप इक्वेशन सॉल्व करके यहाँ से आप प्रोसीड करेंगे, यहाँ पर मैं आपके लिए क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ, ठीक है। इसको अभी आप सॉल्व करेंगे खुद ही, आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे, इसमें कुछ नहीं मैथमेटिकली सॉल्व करना है, लाइक टर्म्स को कैंसिल करना है, माइनस माइनस प्लस करना है, वैसे करके आप आ जाएंगे इस पे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिमिलर पैटर्न पे है। क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, द ग्रेडियंट ऑफ कर्व एट पॉइंट, ये हमने कर दिया, द कर्व दिस पासेस थ्रू 2 and 3, देखिए अब इसने क्लियर कट बोल दिया, पहले ऐसे नहीं लिखा था, लैंग्वेज चेंज कर दी, दिस कर्व पासेस थ्रू पॉइंट 2 and 3 and derivative is equal to 4, find the values of u and v। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। आपको लिए थोड़ा सा कर देता हूं, सेम क्वेश्चन है, दिस कर्व पासेस थ्रू पॉइंट 2 and 3, इसका मतलब 2 and 3 मस्ट सेटिस्फाई दिस कर्व, तो आप डाल के देख लीजिए, 3 स्क्वायर y की जगह, u ऐसे ही है, x क्यूब मींस 8 2 क्यूब प्लस v, तो आपके पास क्या आ गया, 9 इज इक्वल 8u प्लस v, ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। छोड़ दिया अपनी पहली इक्वेशन को ऐसे ही। उसके बाद अब आप डेरिवेटिव ले लीजिए, आप डेरिवेटिव ले लीजिए, डेरिवेटिव कैसे लेंगे पता है आपको, 2y dy बाई डी एक्स, ये वाई स्क्वायर है, इज इक्वल ये u और x क्यूब है, तो इसका मतलब ये क्या आएगा मेरे पास, 3u और x स्क्वायर प्लस v का कोई डिफरेंशियल नहीं होगा, बिकॉज प्लस v मेरे पास कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल 0 होगा, ठीक है। आप वैल्यूज पुट कीजिए, dy बाई डी एक्स की जगह आप 4 पुट कीजिए, 2 एज इट इज है, y की जगह आप 3 पुट कीजिए, ये 3 एज इट इज है, u ऐसे ही है, और x की जगह आप 2 स्क्वायर यानी 4 पुट कीजिए, ठीक है। ऐसे करेंगे तो आपको ये और ये कैंसिल, u आपके पास 2 आ जाएगा, u2 आ गया। अब इस 2 को आप इधर पुट कीजिए तो आपके पास v की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है, सेम पैटर्न पे। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम है, तो मैं इसको होमवर्क डाल देता हूँ, ग्रेडियंट एट 1 1 इज 1/2, तो इसका मतलब है कि 1 1 पहले इसमें डाल के एक इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लेंगे, उसमें 1/2 यूज करेंगे और 1 और 1 यूज करेंगे, जैसे हमने पिछले 2 क्वेश्चंस किए सेम वैसे ही। क्वेश्चन नंबर 10, इफ xy इज इक्वल टू 1 देन फलाना इज इक्वल टू, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इफ xy इज इक्वल टू 1 देन दिस इज इक्वल, ठीक है, देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है xy इज इक्वल टू 1, हमें वो सब निकालना, वो बाद में देखते हैं। डी बाई डी बाई एक्स निकाले, बिकॉज डी बाई डी एक्स हमें चाहिए, तो हम निकालेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, पता है आपको इसका डिफरेंशियल 0 होगा। अब ये सॉल्व करेंगे,
y प्लस x dy बाई dx इज इक्वल 0। ठीक है, यहां तक बाय यूजिंग चेन रूल। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, इस फॉर्मेट में ले आना है, वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। एक बार पहले डी वाई बाई डी एक्स को ले आते हैं, तो मेरा इसका मतलब हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें मुझे वाई स्क्वायर ऐड करना है दोनों साइड, बिकॉज मुझे यहाँ तक पहुंचना है, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे वाई स्क्वायर ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, ये पार्ट भी ठीक है। अब मुझे रिजल्ट जो है इन फॉर्मेट्स में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, वाई स्क्वायर को सॉरी x को y के टर्म्स में ले आऊंगा। यहां से देख लीजिए, x इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइड बाई 1 अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो आंसर हो गया माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज, ये फंक्शन से डेरिवेटिव निकालना है। फंक्शन क्या है, x प्लस रूट एक्स और मेन रूट है x। ठीक है, अब दिस इज अ क्लासिक क्वेश्चन ऑफ चेन रूल, कुछ करना नहीं है, चेन रूल अपने फॉलो कर लिया। तो चेन रूल कैसे फॉलो करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे मेन जो फंक्शन है पूरा उसको करेंगे, तो आएगा 1/2। ठीक है, हो गया आपका पूरा फंक्शन डेरिवेट पहले। अब अंदर बचा है x प्लस एक्स, उसको डेरिवेट करना है, तो x प्लस एक्स का डेरिवेट करेंगे, x का हो गया 1। अब इसका रूट x का क्या हो गया, सेम फिर से वही 1/2 और रूट x। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा मेरे पास सॉल्यूशन। तो क्लासिक एग्जांपल ऑफ चेन रूल है। ठीक है, अब ये चीज मैं बार बार आपको बता, रूट x का डेरिवेटिव हम क्यों ऐसे लिखते हैं, ये आपको बार बार बता चुका हूं। रूट x बेसिकली होता है x 1/2 विच इज इक्वल टू 1/2 x 1/2 माइनस 1 x माइनस 1/2, इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं, बहुत बार हम ऐसे इसको लिख चुके हैं। ठीक है, चलते हैं आगे।